नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। जैविक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जैव उर्वरक उत्पादन हेतु सरकार द्वारा दिया जा रहा है अनुदान। बढ़ते गर्मी में मुर्गियों का करें उचित देखभाल। और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से पौधों में समुचित मात्रा में होती है जल प्रबंधन। किसान भाइयों, जैविक प्रोत्साहन योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष भी यह योजना जारी है। इस योजना के अंतर्गत जैविक खाद के उत्पादन में अनुदान दिया जा रहा है। जो किसान भाई पक्का वर्मी बेड बनाकर वर्मी खाद का उत्पादन करना चाहते हैं तो वे जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के उप निदेशक सर्वजीत कुमार। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत कृषि विभाग की योजना आप लोग के लिए आएगा, जिसमें कि अनुदान पिछले वर्ष की तरह भी जिसमें हम लोग का योजना है पक्का वर्मी बेड। जो इंडिविजुअल किसान चाहते हैं तो वो लोग अपना उसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं और इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक जी से ये संपर्क कर सकते हैं। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट अगर तैयार करना चाहते हैं 3,000 मेट्रिक टन, 2,000 मेट्रिक टन, 1,000 मेट्रिक टन, इसके लिए जो किसान भाई चाहते हैं उसके लिए अनुदान है। 3,000 मेट्रिक टन के लिए आप जान रहे हैं कि 50 लाख का इसका लागत मूल्य है, जिसका कि 40% अनुदान मिलता है। मुर्गी पालक किसान भाइयों, बढ़ते गर्मी में मुर्गियों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। इस समय पानी की कमी के कारण मुर्गियों का वजन घटने लगता है और मुर्गियों में बीमारियों का प्रकोप भी काफी बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए पानी में ग्लूकोज मिलाकर समय समय पर मुर्गियों को अवश्य पिलाएं। साथ ही मुर्गियों के रहने के स्थान को भी ठंडा रखें। इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सक महाविद्यालय के प्रबंधक संजय कुमार। अत्यधिक गर्मी पड़ने से शरीर मुर्गी का गर्म हो जाता है, इसलिए इस स्थिति में पानी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पिलाना चाहिए। इसके लिए बर्तनों की संख्या जो है पानी पिलाने वाली बढ़ा दें और हर 6 घंटा में उसमें ताज़ा ठंडा पानी डालें और थोड़ा सा ग्लूकोज भी मिला दें। इसके अलावा जो है छत अगर आपका फूस का हो तो बढ़िया है। अगर वो टीना या एस्बेस्टस का छत है तो उस पर फव्वारे का इंतजाम हो तो बहुत बढ़िया है कि हर 2 घंटा पर 10 मिनट के लिए फव्वारा चला दीजिए, इससे छत ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा पूरब और पश्चिम तरफ से जो गर्म धूप आता है उसके लिए उस समय पूरा पश्चिम तरफ जो है सूत का बोरा टांग दें और उसको गीला रखें। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से पौधे में समुचित मात्रा में जल प्रबंधन किया जा सकता है। इस विधि में प्लास्टिक के पाइप द्वारा पौधों के तने के चारों ओर भूमि पर या जड़ विकास क्षेत्र में टोटियों की सहायता से बूंद बूंद कर पानी दिया जाता है, जिससे पानी का प्रत्येक बूंद पौधे के उपयोग में आ जाता है। सफलता के इस कड़ी में जुड़ रहे हैं जिला वैशाली के किसान शंकर प्रसाद सिंह। ये भिंडी की खेती जैविक विधि को अपनाकर कर रहे हैं। इनका कहना है कि लागत मूल्य से 3 गुना ज्यादा मुनाफा आने की उम्मीद है। भिंडी की खेती किए हैं कट्ठा, इसमें लागत 4,000 रुपया अभी तक लग गया है और उससे इनकम होगा। इनकम मैक्सिमम 14-15 हज़ार रुपया इससे इनकम होता है, इसीलिए और हम भिंडी का खेती किए हैं। DAP डाले हैं और केचुआ खाद डाले हैं, उसके बाद आपको यूरिया। कंबाइन हार्वेस्टर किसान भाइयों, कंबाइन हार्वेस्टर ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से खड़ी फसल विशेषकर गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, मक्का, सूर्यमुखी, मूंग आदि की कटनी, दौनी एवं ओसौनी का कार्य एक साथ किया जाता है। यह मशीन बड़े जोत वाले किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके उपयोग से समय, श्रम एवं लागत तीनों की बचत होती है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर
जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। मंडी भाव की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं अनाजों की मंडी बाकरगंज, दलदली रोड, पटना, जहां अनाजों के भाव में आए उतार और चढ़ाव की जानकारी लेंगे। चावल मोटा का दाम 1950 से लेकर के 2200 तक है उसना, और उससे आगे बढ़िएगा तो 2300 से लेकर के 3000 तक चावल है। लोकल गेहूं बोरा 2 बोरा कभी कदाल आ जाता है, 1800 का बिकता है। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस भाग में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में मक्का की व्यापक पैमाने पर खेती की जाती है, लेकिन उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना हमें प्राप्त होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कीट व्याधियों की समस्या। ऐसे में इनका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज के वार्ता में हम जानते हैं मक्का में लगने वाले कीट व्याधियों के प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री सुजीत नाथ मलिक जी, जो सहायक निदेशक हैं कृषि विभाग पौधा संरक्षण विभाग में। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हमारा आज का विषय है सर मक्का फसल में लगने वाले कीट व्याधि और उसके प्रबंधन के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मक्का फसल में कौन कौन से कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। कृषक बंधुओं, मक्के में जो मुख्यतः जो कीट और व्याधियां लगती हैं, जो बीमारियां जिसको कहते हैं लगती हैं, वो सबसे पहले लगता है जब आप खेत में जब आप उसके बीज डालते हैं तभी एग्रोटिस, जिसको कि कजरा कीट कहते हैं, प्रथम स्तर पर वो लगती है। उसके बाद तना छेदक लगता है जिसको स्टेम बोरर कहते हैं। फिर बाद के दिनों में भुट्टा छिद्रक, जब भुट्टा बनता है तो भुट्टा छिद्रक बनता है। उसके बाद बीमारियां जहाँ तक है उसमें रस्ट लगता है जिसको हरदा बीमारी कहते हैं। उसमें डाउनी मिल्ड्यू, जिसको कि तुला सीता रोग कहते हैं या डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। साथ में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगता है और एक झुलसा है। ये 3-4 बीमारियां हैं जो मुख्यतः डिफरेंट स्टेजेस में मक्के में आपको आए दिन नज़र आती है। और इसमें जो सबसे समस्या है वो हेलिकोवर्पा का, जिसको कि भुट्टा छिद्रक कहते हैं। ये तो हो गई कीट व्याधियों की बात सर, लेकिन ये भुट्टा की फसल में जब इनका प्रकोप होता है तो किसान भाई इनको पहचानेंगे कैसे, इनका लक्षण क्या है? कृषक बंधुओं, पहला कीड़ा जो सबसे खतरनाक है, जब आप बीज डालते होंगे तो आप देखते होंगे कि जैसे पौधा निकला कि उसको वो काटने लगता है, जिसको कि हम लोग कजरा कीट कहते हैं। उसके पिल्लू बहुत अग्रसर होते हैं जो काले रंग के होते हैं और 2-3 सेंटीमीटर के लंबे होते हैं, कभी कभी उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होगा। वह प्यूपेट करता है और उससे जो पिल्लू निकलते हैं वो उसको काटते हैं, बहुत तीव्र गति से काटते हैं, अतः उसका प्रबंधन भी आवश्यक है। इसी तरह आप जब देखेंगे तना छिद्रक जब लगेगा तो उसके तितली जगह जगह उड़ते रहते हैं, लेकिन जब आप गड्ढे को खींचेंगे, देखेंगे ऊपर का गड्ढा सूख रहा है, जब गड्ढे को खींचेंगे तो देखेंगे खूब आसानी से उसके गड्ढे आपके हाथ में आ जाते हैं। उसके जब नोट पर देखेंगे तो पाएंगे कि पिल्लू वहाँ सटा हुआ है और पिल्लू उनको खाते रहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ तना छेदक लगा हुआ है। इसी तरह भुट्टा छिद्रक, हेलिकोवर्पा जिसको कहते हैं, जब वो आप देखेंगे तो आप जब भुट्टे को छीलेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें पिल्लू बैठे हुए हैं। इससे पता चलेगा कि आपको खेत में भुट्टा छिद्रक लगा हुआ है। इसी तरह जब बीमारी लगती है तो पत्ते पर आप देखेंगे, जब ब्लाइट लगेगा, झुलसा रोग जिसको कहते हैं, देखेंगे छोटे छोटे नौ के आकार के उसमें दाने नज़र आएंगे पत्तों पर, और धीरे धीरे वह चिन्ह बढ़ते चला जाता है और आप पाएंगे कि पूरे पत्तियों पर चढ़ गया वो, और इससे पूरे पत्ते आपके सूखे हुए नज़र आएंगे। इसी तरह बैक्टीरियल जब लगता है, जो जीव कीटाणु वाले कहते हैं, जब वह जब बीमारी लगेगी तो आप देखेंगे कि पौधे आपके उसमें उसको जब तोड़ के सूंघेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवाणु उसमें है और वो महक जो है उसमें अलग तरह से पाया जाता है। इस तरह हर कीड़े और बीमारी की एक अलग पहचान होती है और पहचान करने के बाद ही उसमें आप उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी समय हो चला एक सूचनात्मक अंतराल के बाद हम इस विषय पर और बात करेंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है,
अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं मक्का फसल में कीट व्याधियों के प्रबंधन के बारे में, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है श्री सुजीत नाथ मलिक जी। जब किसान भाई ये कीट और व्याधियों को पहचान कर लेते हैं, इनका लक्षण पहचान लेते हैं, तो उसके बाद किसान भाई इसका प्रबंधन किस प्रकार करेंगे सर? कृषक बंधुओं, जो अभी सबसे मुख्य बीमारी आज के दिन में जो हेलिकोवर, ये कजरा कीट जिसको कहते हैं, जो शुरू में लगता है, उसकी एक अलग प्रजाति जो आर्मी वर्म कहलाती है, वह भी उसी तरह का आपको नज़र आएगा, उसी फैमिली का है वो। लेकिन उसमें देखेंगे कि उसकी संख्या, आर्मी वर्म उसको सैनिक कीट कहते हैं, वह एक साथ इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में वो बढ़ता है कि आप देखेंगे उसके केवल मिडरीप को छोड़ देता है और चारों तरफ से पत्तियों को खा जाता है। यह आज के दिनों में मुजफ्फरपुर के, बंदरा और डिफरेंट पंचायतों में लगा हुआ है। इसी तरह ये समस्तीपुर के विभिन्न भागों में लगा हुआ। मक्के की कीट, मक्के की फसल अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इनके नियंत्रण के लिए ये आर्मी वर्म और साथ में आपको जो एग्रोटिस, जिसको कि हम लोग कजरा कीट कहते हैं, इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरपाइरिफॉस 20 ml का उसका स्प्रे करेंगे, और साथ में क्लोरपाइरिफॉस और प्रोफेनोफॉस जिसकी जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है उसका करेंगे। उसकी मात्रा होगी 1.5 ml प्रति लीटर पानी में। जो आपको क्लोरपाइरिफॉस हमने बताया उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में, और क्लोरो प्लस साइपरमेथ्रिन, ये तीनों कॉम्बिनेशन में जो भी आपको उपलब्ध हो मार्केट में, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में आप डोज रखेंगे 1.5 ml प्रति लीटर पानी में, और उसमें जो क्लोरपाइरिफॉस अगर इंडिविजुअल अकेले करेंगे तो 2 ml प्रति लीटर पानी में। तो इसके नियंत्रण और प्रबंधन के लिए आप इन 2-3 दवाओं का सिलेक्शन करें और उससे आप इसका उपचार करेंगे, तो आपको ये सैनिक कीट, जिसको आर्मी वर्म कहते हैं, एवं कजरा कीट, इन दोनों के बचाव के लिए, इसके प्रबंधन के लिए जो हमने आपको जो केमिकल बताया, क्लोरपाइरिफॉस का 2 ml प्रति लीटर पानी में, या कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट क्लोरपाइरिफॉस, प्रोफेनोफॉस, क्लोरपाइरिफॉस, साइपरमेथ्रिन, इन दोनों का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में जब आप इसको से स्प्रे करेंगे तो आपको इन दोनों कीड़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। किसान भाइयों, अभी समय हो चला एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस विषय पर और बात करेंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया,
कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं मक्का फसल में कीट व्याधियों के प्रबंधन के बारे में, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है श्री सुजीत नाथ मलिक जी। इसके अलावे और कौन कौन से कीट व्याधि मक्का के फसल में लगते हैं सर, जिनका कि किसान भाइयों को प्रबंधन जानना चाहिए, कैसे किया जाता है? जिस तरह हमने अभी बताया आर्मी वर्म, सैनिक कीट या कजरा कीट के प्रबंधन के लिए, इसी तरह जब आपके खेत में तना छेदक लगता है तो 2-3 उपाय पूर्व से ही करके रखना चाहिए कृषकों को। पहली बात है कि जगह जगह बांस के कुछ खुट्टी गाड़ के रखिए, जिसको कि बर्ड पर्चर करते हैं, वहाँ पर वो चिड़ियाँ आएंगी और उसके पिल्लुओं को वो खाता है, तो एक वो व्यवस्था करें। उसी तरह हेलिकोवर्पा का जहाँ पर हमें ल्योर मिलता है तो वहाँ पर आप फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करेंगे। हेलिकोवर्पा जिसको कि हम लोग एच हेलिकोवर्पा करते हैं, उसके ल्योर मिलते हैं। आप ल्योर जगह जगह लगाएंगे। 1 हेक्टेयर में कम से कम 10 जगह पर फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे तो आप पाएंगे कि उससे आपको हेलिकोवर्पा के प्रबंधन के लिए आप यह समझें कि हमें उसमें 1 हेक्टेयर में 10 फेरोमोन ट्रैप को लगाना है। और फेरोमोन ट्रैप में जब लगाते हैं तो उसके ल्योर को हर 21 दिन के बाद बदल देते हैं। एक प्रति ल्योर की जो कैपेसिटी होती है, उसमें जो कीड़े आके फंसते हैं, वो 21 दिन की होती है। 21 दिनों के बाद उसके ल्योर को बदल देना चाहिए। आप देखेंगे जब आप सप्ताह में कभी जाएंगे खेत में तो आप देखेंगे कि जो भी हेलिकोवर्पा के मौत होंगे उसमें वह कीट आके फंसते हैं। अगर हम उसके नर कीटों को फंसा लेते हैं तो वहाँ प्रजनन बाधित होता है और अगला जो पिल्लू का स्टेज है वो नहीं आ पाता है। इस तरह से हम इसके कर सकते हैं। साथ में जगह जगह यदि संध्या में हम लाइट जलाएं, जिसको कि प्रकाश फंदा कहते हैं, अगर प्रकाश फंदा लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जितने तरह के कीड़े उस खेत में होंगे वह सारा उस लाइट के प्रकाश के रोशनी के पास चले आते हैं। नीचे में आप किसी चीज़ में आप बर्तन में पानी रखें और 1 बूंद उसमें किरासन तेल या कोई कीटनाशी डाल दें तो आप देखेंगे कि सभी तरह के कीड़े उसमें आके फंस जाते हैं। इस तरह से आप बेहतर तरीके से आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। अभी आपने मक्का में लगने वाले कीट के प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को सर, लेकिन इसके अलावा व्याधि या रोगों का भी प्रकोप होता है, तो उनके प्रबंधन के लिए किसान भाई क्या क्या करें? जिस तरह कीड़े में हम लोग अच्छे ढंग से व्यवस्था कर सकते हैं, उसी तरह से उसका प्रबंधन हम बीमारियों में कर सकते हैं। तो पहली जो सबसे आवश्यक चीज़ है वह है बीजोपचार। आप बीजोपचार करके ही मक्के की फसल लगाएंगे। और बीजोपचार में हम लोग कहते हैं कि 2 ग्राम प्रति किलो सीड में कार्बेंडाजिम से ट्रीटमेंट करना चाहिए। जिन खेतों में आपको यह एग्रोटिस या कजरा कीट की समस्या है वहाँ आप ज़रूर उसमें क्लोरपायरिफॉस की मात्रा मंगाएंगे। उसकी मात्रा आप सीड ट्रीटमेंट में 4 ml से 5 ml तक कर सकते हैं। यह सीड ट्रीटमेंट मस्ट करें। सीड ट्रीटमेंट करने से जो आपको उसमें जितनी भी बीमारियां आती हैं कम से कम 15-20 दिनों तक आप उससे सुरक्षित पा सकते हैं। अन्यथा जब आपके खेत में आपको जब झुलसा लगता है या स्टेम या आपको जो बीमारी रस्ट लगती है या डाउनी मिल्ड्यू लगती है जिसको तुलसीता रोग कहते हैं, इन सब के प्रबंधन के लिए आप मैंकोजेब 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत में उसका छिड़काव करेंगे। खरीफ फसल में जब छिड़काव करेंगे तो उससे आपको इस बीमारी से आपको नियंत्रण पा सकते हैं। यही स्थिति जब हमको बैक्टीरिया की बीमारी लगेगी तो बैक्टीरियल में जब आप पहचान करते हैं कि उसमें स्मेल आता है तो उस स्थान पर हमें ब्लीचिंग पाउडर जो पहले से रिकमेंडेशन है उसकी मात्रा से उसको ट्रीट करके उसको प्रबंधन कर सकते हैं।
इस तरह बीमारियों के प्रबंधन के लिए हम लोग जो फफूंदनाशी का प्रयोग करना है, उनके प्रयोग से हम लोग उसकी पहचान कर लें और पहचान के अनुसार हम लोग उसका प्रबंधन करें। तो किसानों को इसमें कीटनाशी या फफूंदनाशी जो क्रय में ज़्यादा पैसा लगता है या उसकी मजदूरी में ज़्यादा पैसा लगता है, उससे आप बचाव कर सकते हैं। साथ ही ज़रूरत आवश्यकता अनुसार आप बायोपेस्टिसाइड जैविक कीटनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर, मक्का की फसल हमारे राज्य की एक प्रमुख फसल है। चलते चलते आप किसान भाइयों को इस फसल से संबंधित और विशेष सुझाव क्या देना चाहेंगे? कृषक बंधुओं, मक्का की फसल हो या कोई अन्य फसल हो, मैं हमेशा से इस बात पर जोर देता हूँ कि आप पहले जो भी उसमें लगने वाली कीट या बीमारी जो भी लगी हुई है उसकी पहचान कर लें और उसके हिसाब से कीटों की प्रकृति के अनुसार या बीमारी की प्रकृति के अनुसार ही उसका उपचार करें। अनायास किसी भी तरह के कीड़े में, किसी तरह की बीमारी में अपने मन से किसी भी कीटनाशी का प्रयोग नहीं करें। कीटनाशी के प्रयोग से हमें बहुत सारी असावधानियाँ, बहुत सारी उससे दिक्कतें आती हैं जिसको समझना पड़ेगा। कोई भी कीड़े आते हैं तो उसमें हठात उसकी छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को समझें, उसमें जो हमारे मित्र कीट होते हैं उसको भी पहचानें। आप एक तरह से एक सर्वे करने हैं, जो आप उसके नेचर को समझेंगे तो आप भली भांति उसका प्रबंधन कर पाएंगे। इसलिए पौधा संरक्षण उपचार करने से पूर्व आप कीट का या बीमारी की प्रकृति समझें और वैज्ञानिकों के द्वारा जो रिकमेंडेड डोज है उसका पालन करें, न कम न ज़्यादा। इससे आप अच्छे ढंग से अपने कीटों का प्रबंधन कर पाएंगे। सर, आज आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और मक्का फसल में कीट व्याधियों के प्रबंधन से संबंधित इतनी अच्छी और विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। एक सूचना, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।